दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं रायबरेली होते हुए अब अमेठी की तरफ बढ़ रहा हूं और इसी बीच मैंने सोचा कि रायबरेली की अपनी रिपोर्ट का एक संक्षिप्त हिस्सा आपके सामने पेश करूं। फिर मैं कोशिश करूंगा कि रात को भी कुछ रिपोर्ट पेश करूं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि रायबरेली का चुनाव सच पूछिए तो अब महज एक औपचारिकता है। इसमें वो उत्सुकता, उतना कौतूहल नहीं रह गया है। इस चुनाव में राहुल गांधी की जो जीत है वो दीवार पर लिखी इबारत की तरह है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आमतौर पे चुनाव को लेकर अटकलें नहीं लगाता, भविष्यवाणियां नहीं करता, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अब राहुल गांधी की जीत को लेकर कोई डाउट नहीं किसी को है। यहाँ तक कि सत्ताधारी दल के जो प्रचारक हैं, नेता हैं, उम्मीदवार हैं, शायद उनको भी नहीं है, क्योंकि मैं उम्मीदवार के कई कट्टर समर्थकों से मिला हूँ आज और कल, और वे लोग भी अब यही कह रहे थे कि नहीं ठीक है, लड़ाई तो अपनी जगह है, जीत भले जाएं राहुल गांधी, लेकिन हम लोग भी डटे रहेंगे। तो बीजेपी के नेताओं का जो स्वर है, समर्थकों प्रचारकों का जो स्वर है, अब इस तरह का हो गया है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर है, एक जरूर सवाल है कि राहुल गांधी के जीत का मार्जिन क्या होगा। तो रायबरेली के चुनाव का असल सवाल है कि उनके जीत का मार्जिन क्या होगा। क्या सोनिया गांधी, उनकी मां, जो 2019 से पहले चुनाव जीतती थी, जिस तरह 3 लाख से 3.5 लाख से इस तरह से जो बड़ी बड़ी मार्जिन होती थी, क्या उतना मार्जिन होगा। दोस्तों मेरा ये मानना है कि अगर नेचुरल वे में चुनाव हो, स्वाभाविक ढंग से चुनाव हो, कोई दबिश न हो, कोई परेशानी न क्रिएट की जाए मतदाताओं के समक्ष, फ्री होकर मतदान करते हैं, तो निश्चित रूप से रायबरेली में राहुल गांधी की जो मार्जिन है वो बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर उनको हर हालत में उनके मतदाताओं को स्वाभाविक ढंग से मत नहीं देने दिया जाता, तब भी जो मार्जिन है वो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ ठीक ठाक होगी और चुनाव वो बहुत आसानी से जीतेंगे, इतिहास भी रचेंगे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा, जो आमतौर पे जो लोग चुनाव की भविष्यवाणियाँ करते हैं वो नहीं बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी की जीत का ये जो एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है, क्लियर कट, जो बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर है, वो किन कारणों से बनी है। क्योंकि राहुल गांधी के बारे में कहा जाता था कि वो तो रणछोड़ हैं, वो रणछोड़ हैं साहब, उन्होंने रण छोड़ दिया और कहाँ, अमेठी में हारने के बाद वो चले गए वायनाड और अब इधर झांक नहीं रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद सारे गिले शिकवे अमेठी और रायबरेली में दूर हो गए। अमेठी के लोग नाराज़ हैं कि राहुल गांधी हमारे यहाँ से क्यों नहीं लड़ रहे हैं। दोस्तों इसके 4-5 कारण हैं और मैं आपको वो कारणों को बताता हूँ। पहला कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश में, वो यहाँ पर ज़मीन पर काम कर रहा है। पहले भी कभी एक साथ चुनाव लड़े थे ये लोग विधानसभा में, लेकिन तब काम नहीं किया था। लेकिन इस बार गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, कार्यकर्ता, नेता, प्रखंड, ब्लॉक, तहसील, हर जगह ये लोग जो है मिल के काम कर रहे हैं। राहुल गांधी की सभा हो, प्रियंका गांधी की सभा हो या किसी छोटे कार्यकर्ता का नुक्कड़ सभा हो, हर जगह समाजवादी पार्टी के झंडे कांग्रेस के झंडे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी का हाथी दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने उम्मीदवार दिया है और उम्मीदवार ऐसा दिया है जो कुछ खास किस्म के समुदायों का वोट काट सके, लेकिन वो कटौती नहीं हो रही है। तो बिल्कुल अनुपस्थिति सी दिखाई दे रही है बहुजन समाज पार्टी की। तो दलित का एक बड़ा हिस्सा भी इस कॉम्बिनेशन के साथ आ गया है, क्योंकि उसको लगता है कि संविधान के बचाने की लड़ाई है, ये राहुल को जिताने की लड़ाई नहीं है। ये केवल राहुल को जिताने या हराने की लड़ाई नहीं है। भारत के संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये दलित सोच रहा है। इसलिए मायावती जी को कुछ ही किलोमीटर पर उनका बहुत भव्य बंगला है लखनऊ में, लेकिन उस महल को भूल गया है और उसको केवल संविधान और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर याद आ रहे हैं, और इसीलिए वो उसी के कारण राहुल गांधी को याद कर रहा है। यानी जवाहरलाल नेहरू के घर में पैदा हुए, उनके खानदान के वारिस एक तरह से कहे जाने वाले राहुल गांधी को अंबेडकर के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर देखा जा रहा है। ये भी समय का और राजनीति का, सियासत का कैसा दौर है दिलचस्प, कि लोग जो है वो समझ रहे हैं कि हर हालत में राहुल जो हैं बाबा साहब के
संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मामला ये है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जो स्ट्रांग बेस यहां पर मुस्लिम कम्युनिटी का है वो तो असंदिग्ध रूप से राहुल गांधी के साथ खड़ा है। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है उत्तर भारत के लिए दोस्तों, ब्राह्मण समाज जो 2014 से पहले ही, 2014 में तो मोदी जी आए थे, इसके बहुत पहले से वो काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह ट्रांसफर हो चुका था और मैक्सिमम जो ब्राह्मण कम्युनिटी का वोट होता था भारतीय जनता पार्टी को मिला करता था और ये सिलसिला आज भी जारी है। लेकिन शायद रायबरेली और अमेठी ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश की ऐसी हैं जहां ब्राह्मण समुदाय का बड़ा हिस्सा इस बार कांग्रेस को वोट देने जा रहा है। ये बात हमने ब्राह्मण महासभा से जुड़े कई लोगों से मुलाकातों के दौरान भी मैंने ये बात महसूस की। दोस्तों मैं नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की और माइक भी नहीं हमको लगाने दिया, लेकिन शहर के एक बहुत मशहूर पत्रकार जो संयोगवश ब्राह्मण समुदाय से आती हैं, उन्होंने भी ये बात की तस्दीक की कि ब्राह्मणों का वोट यहाँ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर मिल गया है। और ये पहली बार हुआ है वर्षों बरस बाद, क्योंकि सोनिया गांधी को भी ब्राह्मण वोट देता था एक ज़माने में, लेकिन 2019 में ब्राह्मणों का कम हिस्सा दिया, वही दिया जो कमिटेड हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन इस बार मेजॉरिटी जो ब्राह्मण समुदाय की है वो न जाने क्या एक अद्भुत संजोग बैठा है, क्या चमत्कार हुआ है कि वो राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। तो दोस्तों लेकिन ये केवल चमत्कार नहीं है, ये असलियत है, ये जमीनी हकीकत है जिसके कारण ये चेंज हुआ है और वो है दिनेश प्रताप सिंह की उम्मीदवारी। दिनेश प्रताप सिंह जो यहाँ पर एक मंत्री हैं, वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, तो कहा जा सकता है कि उनका ओहदा बहुत बड़ा है, एमएलसी हैं और यहाँ से सोनिया गांधी के खिलाफ भी 2019 का चुनाव लड़ चुके हैं, वही इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। दिनेश प्रताप सिंह इस इलाके के एक बहुत दबंग ठाकुर माने जाते हैं और यही कारण है कि उन्होंने जो यहाँ के ब्राह्मण समुदाय के लोग जो बहुत डोमिनेंट रहे हैं आबादी के हिसाब से भी, इन्फ्लुएंस के हिसाब से भी, राजनीतिक दबदबे के हिसाब से भी, उन लोगों को एंटागोनाइज कर रखा है, उनको नाराज कर रखा है और किसी भी काम काज में, राजनीतिक लाभ में, आर्थिक लाभ में, किसी भी तरह के काम में उनको दरकिनार किया है और इसलिए ब्राह्मण समुदाय बेहद नाराज है दिनेश प्रताप सिंह से। और दिनेश प्रताप सिंह की एक खूबी और है कि उन्होंने अपनी बिरादरी के भी लोगों के एक बड़े हिस्से को नाराज कर रखा है, क्योंकि वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ठाकुर समुदाय के भी लोग कि वो चाहते हैं कि उनके परिवार की हेजेमनी केवल कायम रहे और किसी और ठाकुर, किसी और राजपूत को मेन स्ट्रीम की न तो पॉलिटिक्स में आने दिया जाए और न तो आर्थिक लाभ में उनकी हिस्सेदारी होने दी जाए। तो ये बड़ा मसला है कि दिनेश प्रताप सिंह अनपॉपुलर एक राजपूत हैं, वो दबंगई के कारण भले उनका प्रभाव हो, लोग डरते उनसे हों, लेकिन उनको मोहब्बत लोग नहीं करते। और नेता को जो मोहब्बत करते हैं और नेता से जो लोग डरते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। दोनों के समर्थन की क्वांटिटी, दोनों के समर्थन की क्वालिटी, दोनों के समर्थन की जो इंटेंसिटी है, सब में फ़र्क होता है दोस्तों। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली लोग उनकी दबंगई से जो त्रस्त हैं वो उनके खिलाफ वोट करेंगे। और ये बात हमने कई इलाकों में घूमते हुए, खासकर हरचंद्रपुर में, यहाँ पर हरचंद्रपुर एक इलाका है जहाँ विधानसभा की एक सीट है, वहाँ पर एक एमएलए साहब हैं राहुल लोधी समाजवादी पार्टी के हैं, ये लोध समाज से आते हैं। इनके बहुत खास एक व्यक्ति ने हमको बताया कि वो अपने से तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सच यह है कि पीयूष सिंह नाम के जो बेटे हैं दिनेश प्रताप सिंह के, उनसे बहुत सारा मामले में टकराव हुआ। कई बार ऐसा भी हुआ कि उनके बारे में कहा जाता है कि उनको परेशान करने की कोशिश की गई। इसलिए जितने लोध समाज के लोग हैं, लोध समाज के, वो लोध समुदाय के लोग जो हैं आमतौर पे बीजेपी को वोट देते रहे हैं, लेकिन वो इस बार नहीं दे रहे हैं। तो यह भी एक कारण है उनके राहुल गांधी की जीत का जो अंतर है ज़्यादा बढ़ने के। और बिल्कुल दोस्तों आखिर में और बात एक कहना चाहूँगा कि सच यह है कि इस इलाके को मैं भी पहली बार देखा ईमानदारी से। मैंने गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को देखा है कि उत्तर प्रदेश के ये अपेक्षाकृत विकसित इलाके माने जाते हैं, लेकिन यकीनन रायबरेली में अगर आप आइएगा, आप अमेठी में आइएगा, तो आपको नज़र आएगा कि नेहरू गांधी परिवार ने देश के साथ जो किया, जितना विकास किया, उस पर विवाद हो सकता है, लेकिन निस्संदेह इस इलाके में, इन गाँव में विकास बहुत किया है। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश का हूँ, गाजीपुर बलिया इलाके से आता हूँ। मेरे इलाके में ऐसा विकास नहीं दिखाई देता, न तो इंफ्रास्ट्रक्चर का, न तो फैक्ट्रीज़ का, न तो
हो, इंटरप्राइजेस का, बहुत सारे हलकों में यहाँ बहुत काम हुआ है। और इसके वजह से एक नाराज़गी यह है कि पिछले 10 सालों में जो काम काज चल रहा था पहले की तरह, वो थम गया है। मोदी और योगी सरकार डबल इंजन की सरकार कहलाती है, लेकिन इन्होंने उस सिलसिले को रोका है जो सिलसिला नेहरू गांधी परिवार के जो लोग हुआ करते थे, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके नुमाइंदे, उनकी पार्टी के लोग या स्वयं उस खानदान के लोग, जब वो लोग यहाँ चुनाव जीतते थे तो विकास की अजस्र धारा बह जाती थी, लेकिन अब थम गई है। यहाँ क्या नहीं है? यहाँ पर इंजन कारखाना है, रेल कोच कारखाना है, यहाँ पर हेलीकॉप्टर जहाज उड़ाने के लिए, कैब पायलट बनने के लिए यहाँ सरकारी संस्थान है, यहाँ न जाने कितनी फैक्ट्रियाँ हैं। तो ये चीज़ तो आप ईस्टर्न यूपी में और कहीं नहीं देखेंगे। तो इस कारण भी लोग इस बार राहुल गांधी को लाना चाहते हैं, ताकि जो एक विकास है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर खेती बाड़ी में और रोज़गार में, वो इंश्योर की जा सके। और बिल्कुल आखिर में दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस का जो काडर है, जो आम कार्यकर्ता याद रखिएगा ये शब्द मेरा, वो थोड़ा निराश है, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह से वो अपने आप को बहुत जोड़ नहीं पा रहा है। उसको लगता है कि दिनेश प्रताप सिंह ने उसको कभी नहीं पूछा तो वो कितना पूछेंगे। तो दिनेश प्रताप सिंह के इर्द गिर्द के जितने लोग हैं वो तो उनके साथ हैं, लेकिन आरएसएस का काडर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात हमने आरएसएस के कई लोगों से कन्फर्म की कि इस चुनाव में रायबरेली के पता नहीं क्यों आरएसएस बिल्कुल रिलक्टेंट है, उसके कार्यकर्ता बिल्कुल उदासीन हैं। लेकिन एक जो चीज़ बहुत तेज़ काम कर रही है वो गवर्नमेंट एजेंसियाँ हैं। पुलिस बहुत तेज़ काम कर रही है, प्रशासनिक जो संस्थाएं बहुत तेज़ काम कर रही हैं, वो हर चंद कोशिश कर रही हैं। तो दोस्तों बिल्कुल आखिर में यही मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की रायबरेली में जीत सुनिश्चित है, उसमें कोई डाउट नहीं है। भविष्यवाणी न करने वाला एक पत्रकार ये बात कह रहा है और पहली बार शायद कह रहा है इस चुनाव के दौरान, लेकिन बस अंतर यह है, एक फ़र्क यह है कि वो मार्जिन कितना होगा। तो यही इस चुनाव का मर्म है रायबरेली के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रायबरेली से और अमेठी से आपको फिर मैं इस तरह की सूचनाएं, खबरें दिखाता रहूँगा। आप हमारा चैनल ज़रूर पसंद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि किस तरह की खबरें आपको हम पेश करते हैं।